बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। चाय का एक कप जो है हमेशा आपको तरोताज़ा कर देता है। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट तो कहते हैं कि चाय का इस्तेमाल कम करना चाहिए। मैं हमेशा बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन सुबह की चाय के बगैर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। हर चीज़ अगर एतदाल के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको नुकसान नहीं होगा। चाय के इस्तेमाल पे एक एक कमेंट अपने रिपोर्टर से ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। चाय मैं तो हंसा था कि न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो इसी तरह करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक तो कॉफ़ी जो थी वो मुज़र सेहत थी, कैफीन था और उससे पता नहीं कैंसर फैल रहा था, क्या था। नई तहकीक आई, FDA ने अप्रूव भी कर दी। उसने कहा कॉफ़ी तो आपके दिल के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप सुबह को तो काफ़ी पिए, और वही कैफीन चाय में भी है। अच्छा, कॉफ़ी आपको एकदम से बूस्ट भी कर देती है, एनर्जी आ जाती है, ये बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये न्यूट्रिशनिस्ट अभी लेकिन तक, आप कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी, अभी थोड़ा तक सा ये भी अभी तक नहीं, आप दूध भी डालें तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। दूध आपको नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो भी फायदे के लिए है। लेकिन चले वो इसलिए कहते हैं कि आप दूध डालेंगे और बाकी चीज़ें डालेंगे तो फैट आपके अंदर जाएंगे। वो जिन्होंने पतला होना है उनके लिए ज़रूर ब्लैक कॉफ़ी जो है वो करें। जो मेरे जैसे लापरवाह से लोग हैं अपने मोटापे से, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए काफ़ी और चाय, वेट कम कर लिया। काफ़ी और चाय जो है ये आपको कुछ नहीं कहती। अगर आप सुबह को आते हैं और आप फ्रेश होना चाहते हैं, उठ के अगर आप चाय पीते हैं, आप ज़रूर खाएं जी, दही खाएं, लस्सी पिएं, बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, हम आपको कोई मना नहीं करने वाले। आजकल तरबूज है, सुबह सुबह उठ के ज़रूर खाएं। हाँ, आप फ्रेश हो जाएंगे। हाँ जी, कल हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया था कि जिन लोगों को एसिडिटी का मसला रहता है, खाली पेट तरबूज उनके लिए बहुत बेस्ट है। हसन, आप चाय पे क्या कहना चाहेंगे? चाय पिए बगैर तो सुबह की खास तौर पे जब तक चाय ना पिए तो दिन का आगाज नहीं होता। तो हालांकि ये चीज़ सही नहीं है कि आप नाश्ते के बगैर रह ले, चाय के बगैर नहीं। मेरे साथ ये होता है, लेकिन नाश्ते के साथ चाय लाजमी। शादीशुदा बंदे की डांट से भी आगाज होता है, लेकिन चले चाय नहीं आमिर भाई, वो अपनी बात ना करें ना, बीवी की डांट से। ओए आमिर भाई, मतलब नहीं, मैंने कि शादीशुदा बंदे का होता है ये, मुझे सब के हालात। अच्छा, बस अब जिस तरह से ये सारी चीजें बताते हैं ना, हर लड़की देख के ख्वाहिश करती होगी हमारा शो कि हमें भी आमिर भाई जैसा शौहर मिल जाए। मुश्किल से मिलते हैं ऐसे शौहर। वैसे एक बात है, आमिर भाई इस मामले में लकी बहुत है। हाँ। हम तो काम करके भी सारा दिन यही सुन रहे होते हैं, कुछ आता नहीं है। और आमिर भाई से ज्यादा मेरा ख्याल है भाभी जो है ना हमारी, वो लकी है कि आमिर भाई जो, मैंने इनको कभी गुस्से होते नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, इतना अरसा गुजर गया, बिल्कुल नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और मेरा ख्याल है कि भाभी जो है ना वो इनको माशाल्लाह ब्लेस्ड है। चले जी, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए। हम चलते हैं आज की खबरों की तरफ। चाय मैं साथ साथ पीती रहूंगी, आप भी अगर नाश्ता करें, चाय पी रहे तो अपने नाश्ते और चाय को अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए, हमारा शो साथ साथ देखें। आज की पहली खबर है, आप ही लोगों के लिए खबर है, अब थोड़ा सा खबरदार भी हो जाए और होशियार भी हो जाए। शहर की 6 सड़कों पर बगैर हेलमेट दाखिला बंद है। हेलमेट नहीं तो सफर नहीं। अवाम के लिए रिलीफ भी है, बड़ा रिलीफ है कि नहीं ये भी डिस्कस कर लेंगे। 15 रुपए 39 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। 13,000 स्कूल आउट ऑफ सोर्स, इस्तातिज़ा की 50,000 असामियां खत्म। ले जी, इस कानून पर कल भी बात हुई थी। इल्जाम साबित होने पर 30 लाख रुपए हर जाना होगा। खबरों की डिटेल्स की तरफ आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो खबरदार कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम आपको खबरदार कर रहे हैं? वो डांटने वाला खबरदार होता है आमिर भाई, ये डांटने वाला खबरदार होता है? डांटने वाला नहीं होता खबरदार। हो सेंस ऐसे ली जाती है, ये नहीं, सेंस ऐसे ली जाती है खबर से। आप खुद समझ रहे हैं, घर में बड़े कहते हैं ना खबरदार, आपको इतला दी जा रही है। अच्छा, असल तो ये है। चलिए फिर आप इतला हम ये दे रहे हैं, मैं इतला दे दूं, फिर आप उस पर बात कर लीजिएगा। 6 सड़कों पर बगैर हेलमेट दाखिला बंद होगा। कल ही मेरे आगे एक बाइक पे नौजवान तो नहीं था, अंकल कह लें वही थे, और उन्होंने हेलमेट साइड में रखा हुआ था। तो मैं सोच ही रही थी थोड़ा सा गाड़ी आगे करूँ, इनसे कहूँ कि रिक्वेस्ट है हेलमेट पहन लें, आपके लिए बेहतर है। पर वो ट्रैफिक में मैं उधर तक पहुँच नहीं सकी। क्या करेंगे उन लोगों का? और बस ये है, किसी ने कहा कि भाई तेरी याददाश्त कैसे गई? कहता जी मेरे घुटने पे चोट लगी थी। घुटने का तेरी याददाश्त से क्या तल्लुक? वो तो दिमाग से तल्लुक होता है। कहता जी मेरा दिमाग उस वक्त घुटने में था। तो जिनका दिमाग इस वक्त मोटरसाइकिल के हैंडल पे होएगा तो उन्होंने हेलमेट उसको पहनाया होता है। और वाकई उनका दिमाग जो है वहीं पे होता है, इसलिए जब भी एक्सीडेंट होता है तो वो हादसा होते हैं। मैं समझता हूँ ये 6 रोड्स नहीं होनी चाहिए, पूरा लाहौर ही
इससे होना चाहिए। अब मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस की मंतकें भी खत्म हो गई हैं, उनको भी कुछ नया समझ नहीं आता कि किस तरह लोगों को पाबंद बनाए। मतलब मुझे समझ नहीं आती, 2000 रुपये जुर्माना है और 500 रुपये में हेलमेट मिलता है। सिर्फ पहनना नहीं है। अब ये जिन्होंने टैंकी के ऊपर रखा होता है, जिन्होंने हैंडल के साथ लटकाया होता है, पकड़े उनको, और जिन्होंने पगड़ी के साथ किया जी हम पगड़ी पहनते हैं तो इसलिए नहीं, उनको भी पकड़ना है। देखिए जब तक आप ये मोटरसाइकिल्स बंद नहीं करेंगे, मैं पहले भी कहता था इनको 2000 से 1000 से 500 रुपये से कुछ नहीं होने। सबसे पहले तो जितनी शदीद गर्मी है ना, आपको गर्मी से भी सेफ रखेगा। इनको जिसका जो बगैर हेलमेट में पकड़ा जाए उसकी मोटरसाइकिल कम से कम 8 दिन के लिए बंद, 7 दिन के लिए बंद कर दे, 1 हफ्ते के लिए, ताकि उसको एहसास हो कि 7 दिन मैंने बगैर मोटरसाइकिल के जाना है, मैं बस लूंगा, वैगन लूंगा, रिक्शा लूंगा। एहसास हो कि तुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि तुझे मोटरसाइकिल दी, इतना दिमाग भी दिया है कि भाई तो अपने दिमाग को सेव करने के लिए हेलमेट दे। कल जो वीडियो थी जो जारी की ट्रैफिक पुलिस ने, वो मैंने देखी है, जिसमें वो ट्रक लोडर के साथ टकराता है लेकिन बच इसलिए जाता है तो उसने हेलमेट पहना। अगर हेलमेट ना पहना होता तो उसके दिमाग की सर की फीती हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इकदाम है, और अल्लाह करे ये बाकी रोड जो हैं, जो बड़ी रोड्स हैं, कम से कम मुल्तान रोड जैसी रोड जो है, उसको रायविंड रोड जैसी बड़ी रोड है, रायविंड पे तो बहुत प्रॉब्लम है। रायविंड पे भी आप हर सड़क पे ही जहाँ पे चले जाएं। अच्छा 6 रोड जिन पे तो बिल्कुल नहीं बचत है, वो है जी मॉल रोड, केनाल रोड, मेन फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवर्ड, कैंट। यहाँ पर कोई भी मोटरसाइकिल सवार कोशिश भी ना करे कि बगैर हेलमेट के। अच्छा इसमें ना एक चीज़ जो है वो कैंट में तो आप वैसे भी जब आप वो जो चेक पोस्ट है आर्मी की, उनसे आप गुजर ही नहीं सकते जब तक आपने हेलमेट ना पहना हो। वहाँ पे तो पहले भी ये चीज़ एक है कैंट में। अब बाकी जो शहर है उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हम पहले भी आमिर भाई इस पे कर चुके हैं डिस्कशन कि जैसे आपने कहा कि मोटरसाइकिल बंद होना चाहिए, मोटरसाइकिल भी बंद हो। और एक चीज़ और है, जो इस वक्त सेफ सिटी के कैमरेज काम नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए गवर्नमेंट को कि उनको भी दोबारा से एक दफ़ा वो करे, दोबारा से ठीक करवाए, मुरम्मत करे, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ा था इन सारी चीज़ों में। लोगों को डर एक हो गया था कि ई चलान आएगा, बेहतर है कि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनकी पाबंदी की जाए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस पे भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। और हेलमेट तो सबसे अहम चीज़ है अपनी ज़िंदगी सेव करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। हेलमेट हर बंदा, हर मोटरसाइकिल सवार जो है वो लाजमी। अभी हम शो स्टार्ट होने से पहले ना कुछ बात कर रहे थे कि आजकल की जनरेशन फास्ट होता है, अगर पेरेंट्स समझाएं फिर पहन लेंगे। नहीं, फास्ट फूड उन पेरेंट्स का क्या करें जो खुद नहीं पहनते। आपने अभी अंकल की बात बताई, जो भी थे वो मेरी एज के ही होंगे। देखिए आपके घर से अगर आपके शोहर, आपका बाप, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका वो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो बेटी निकल रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए जो आप घर में हैं कि उसने हेलमेट पहनने के नहीं पहना। वो बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, बच्ची जा रही है, सौदा सल्फ लेने जा रहे हैं, तो उसको कहे बेटा पहले हेलमेट पहनो, फिर तुम्हें जाने दिया जाएगा, या तुम्हें मोटरसाइकिल उसी वक्त दी जाएगी जब तुम हेलमेट पहनोगे। उनकी भी जिम्मेदारी उसी तरह से, माशरे में हमारे सबकी जिम्मेदारी है। मतलब जितनी सोसाइटीज हैं उनके गेट्स हैं, आपको ये आप गेट से दाखिल ही ना होने दें। ये आप समझे कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो ये लाजमो मजबूर हर गेट पर हर सोसाइटी के गार्ड खड़ा है। गार्ड से कहेंगे किसी ऐसी मोटरसाइकिल को, चाहे वो इस सोसाइटी का रहायशी भी है, हेलमेट नहीं है तो आप एंट्री नहीं है। अच्छा नहीं, इसमें आमिर भाई एक चीज़ आपको याद होगी कि एक चीज़ गवर्नमेंट ने की थी कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन, वो उसकी वीडियोस भी हैं। हेलमेट रखा हुआ है पेट्रोल पंप वालों ने, मोटरसाइकिल वाला आता है उसको वो पहनाते हैं हेलमेट, वो इस तरह फोटो बनती है उसकी, और वो वही हेलमेट उतार लेता है, पेट्रोल डालने वाला पेट्रोल डालने वाला उतार लेता है, वो दोबारा उस पर रख देता है, वो जो उसका मीटर जो टैंक जो भी होता है उसके ऊपर रखता है, और वो मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवा के चले। बड़े अच्छी देखें, हम लोग हैं तो जुगाड़ू, ये जिम्मेदारी है। जब मैं समझूंगी आप समझेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं। मोटरसाइकिलें बंद करें 8 दिन के लिए, मजा आ जाए। मुझे ये बता दें, ये क्रैकडाउन तेज जो किया ये कितने दिन कर लेंगे? हसन, मुहिम होती है, आप 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना, तीसरे महीने वही कुछ हो रहा होगा तो फायदा क्या? तीसरे महीने क्या आप वन वे की खिलाफवर्जी देख लें, ट्रैफिक रूल्स नहीं है। तो इसके लिए वो आमिर भाई वाली बात जो है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, जिसने रूल्स की खिलाफवर्जी की, उसको बंद किया जाए प्रॉपर तरीके से। इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें, 5-6 दिन, हफ्ता जो है वो बाइक बंद कर दें, सही, फिर जाके अगलों को एहसास होगा। ये अपनी जिंदगी का सवाल है। आप देखें, हमें वन वे की खिलाफवर्जी, संडे को आमिर भाई लोग क्या कहते हैं, सड़कें खाली हैं। सुबह सुबह एक दो दिन संडे को दफ्तर आने का इत्तेफाक हुआ तो वो देखा लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं, वन वे की सड़कें खाली हैं, कोई बात नहीं, हादसे का ज्यादा चांस होता है। आप जो अपने ध्यान आ रहा है ड्राइवर, उसको तो नहीं पता कि आगे से किसी बाइक ने आ जाना है,
तो ये तो फिर अल्टीमेटली आप देखते हैं कि इस तरह से आपकी हादसा जान ही हो जाता खतरे में नहीं है, बाकियों की भी खतरे में है। मतलब जो आप दूसरे मोटरसाइकिल सवार हैं, आप उनसे टकराते हैं, है। सही बात है। उन बेचारों की जान, जो गाड़ी वाले से टकराएगा उसको बेचारे को नहीं मुसीबत, तो लोगों ने कहना ये तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर लगा दी। हालांकि ये नज़र नहीं आता है कि भाई वो खुद भी ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश कर सकता है। कल की वीडियो में ये भी था ये कि वो खुद ही घुसने की कोशिश कर रहा था और खुद ही फुटपाथ से टकरा के ट्रक के सामने आ गया। ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं, ये इसमें किसका कसूर है? जो मैंने हसन भाई रायविंड वाली बात की थी, रायविंड रोड पे हैवी ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा। वहाँ ट्रक्स हैं, वो नई आबादियाँ बन रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, वहाँ हैवी ट्रैफिक को मना ही नहीं है, उसको हाईवे कंसीडर किया जाता है। तो ट्रैक्टर ट्रालीज और बाकी चीज़ें हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा मैंने जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे खौफ आता है जो मोटरसाइकिल वाले वहाँ मोटरसाइकिल चलाते सही कह हैं, रहे वहाँ पे भी पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये वो चीज़ें हैं कि मैं अगेन यही कहूँगी कि घर से हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि इस चीज़ पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों को चले छोड़ दें, पहले वैसे दूसरों का रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अगर यकीनी बनाना चाहते हैं तो वो लोग जो कि बाइक पे जाते हैं, प्लीज़ 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 हेलमेट को लाजमो मलजूम कर लें। और हमारे यहाँ तो ये भी रिवाज नहीं है कि जो मिरर लगाए जाते हैं बाइक पे, लोग हालांकि वो बहुत ज़रूरी है। उतार के रख लेते हैं घर, पता है आपको, कि जब बेच कर तब लगा के देंगे उसको, कहोगे जेन्युइन है। अच्छा, ये मैंने बड़ा नोटिस किया, वो वायर लगा लिया लोगों ने डोर से बचने के लिए। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत लगाई सारे है। लोगों ने लगाई है। तो प्लीज ये मिरर भी, साइड मिरर दोनों लगा लें, बहुत सेफ रहते हैं। आप जो है वो सुकून से रहेंगे। सो वेलकम बैक। खबर अगली क्या है? आवाम के लिए रिलीफ। खबर में ये लिखा हुआ है कि जी बड़ा रिलीफ, पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 39 पैसे जो है वो कम हुई है। पहले पूछ लेते हैं, ये बड़ा रिलीफ है, छोटा रिलीफ है कि बस रिलीफ है? हसन, बड़ा रिलीफ है? ना देखें, अगर बात की जाए तो आमिर भाई से ना आगाज करने की वजह मैं बाद में बताऊंगी। जैसे हो, अगर हम पिछले 2-3 महीने से देखें तो उसमें तो बेहतर है, बड़ा रिलीफ है कि 15 रुपए इकट्ठे पेट्रोल की कीमत कम होना, ये अच्छी बात है। और अगर 15 दिन बाद 15 रुपए 15 दिन तक तो लोग जो है वो मौज कर सकते हैं ना, इससे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हमारे जहाँ पे भी हो, इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होगा उसके हिसाब से चलना होता है। उसके मुताबिक ये बड़ा रिलीफ। अच्छा, आमिर भाई उसके मुताबिक जो है वो बड़ा रिलीफ है। आमिर भाई ने देखे, आमिर भाई ने इसको, मैं आपको पहले बताया था, आमिर भाई ने इसको बहुत अच्छा कहना है, बेहतर है, लेकिन मजीद कमी आनी चाहिए ताकि आम आदमी को अगर ये ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा कह देंगे। पहले मैंने लेस्को के तर्जुमान कहा, अब मैं क्या क्या तर्जुमान कहूंगी? ओगरा का है या किसी का और का कह दें, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। मैंने आलमी मंडी के मुताबिक जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, बड़ा रिलीफ है। देखिए, जितना भी रिलीफ हो, ये बड़ा रिलीफ होगा। 15 रुपए 39 पैसे का रिलीफ एक बड़ा रिलीफ है। 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान में, अगर 15 दिन के बाद बढ़ गया पाकिस्तान में, अच्छा ये उस फिक्र में कि कल क्या होने वाला है, हम अपना आज खराब करते हैं। मैंने कभी ये नहीं किया, भी करनी चाहिए। मैंने अभी कभी नहीं किया, समझदार मैं लोग नहीं करते कभी हैं। देखिए, आपको तवक्कल करना चाहिए। अगर आज मैं ये 15 रुपये 39 पैसे को एंजॉय करना चाहता हूँ तो मैं ये सोचूं कि आने वाले 15 दिन के बाद ये हो जाएगा, गया आपका आज का दिन, आपका आज का दिन गया। कल की फिक्र और तो हम करनी कल है की भाई। फिक्र में अपना हाल ख़राब करते हैं, और अपना हाल ख़राब होने की वजह से हम अपना मुस्तकबिल भी तबाह कर बैठते हैं। जो आने वाला है, जिसके खदशात हैं, वो कहा था फैज़ नहीं, हमने तो बड़ों से ये भी सुना है कि कल की सोच के चलना चाहिए। क्या कल बड़े जिसको कल कहते हैं ना, वो क़यामत है। वो बड़े इसको कल नहीं कहते हैं, जो आने वाला कल है, वो क़यामत को कल कहते हैं। आप बड़ों को पढ़े तो सही कि कल की जो फिक्र है वो असल में ये है कि जब आपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो आपको सच बोलना चाहिए। 15 रुपये 39 पैसे एक बड़ा रिलीफ है, और ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। अभी जरा आवाम के साथ माइक लेके चले जाएं तो वो बताते हैं। आवाम की छोड़ दें, आवाम तो कहे कि मुझे फ्री में दे, 7 पैसे भी दे दे। कल मैंने मुर्गी वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा सुना 200 रुपये किलो हो गई, कहना नहीं आपने गलत सुन लिया भाई, 200 रुपये किलो नहीं, मुर्गी भी पहुँचा के जाऊँगा घर, साथ 200 रुपये दे के भी जाऊँगा। तो आमिर भाई अवाम का ये हाल है। मैंने तो उसको मजाक किया था, फिर बाद में कहने शुरू हो गया, कहता आप ही खबरें चलाते हैं, आप ही मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता है आज 423 रुपये रेट, यही रेट था कल। जैसे ही है। अब मुझे ये बताएं, जब ये सूरत हाल होगी, अवाम के सामने आप करेंगे, अवाम हमेशा से ऐसी रही और आज की नहीं है ये। आप अंग्रेज़ दौर में भी चले जाएंगे, फिर मुग़ल दौर में भी चले जाएंगे, फिर उससे पीछे भी चले जाएंगे, अवाम किसी हाल में खुश नहीं होती। क्योंकि आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि उनके तासरात सामने लेके आते हैं। अब ठीक है, किसी के माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन
कि 15 रुपये 39 पैसे का रिलीफ उसको भी मिलना चाहिए। मिलेगा क्यों नहीं, ये एक अलग स्टोरी है, एक अलग कहानी है कि क्योंकि हमारा डीसी, हमारा कमिश्नर, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ना आपकी ट्रांसपोर्ट के किराए कम करा सकेंगी, ना आपकी जो पेट्रोल पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट है जिसको आज हम मुख्तलिफ तो हर कंपनीज 15 दिन बाद अगर ये अप डाउन होता रहेगा तो हर 15 दिन बाद जब आप कीमत बढ़ती है तो आप कीमत बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। फौरन बढ़ा दी जाती वो है वहीं पे stay कर जाती है। पेट्रोल पे कॉलिंग वाली गाड़ियां हैं वो कीमतें अपनी बढ़ाती हैं कि नहीं बढ़ाती हैं? फौरन। तो वो फौरन बढ़ाती हैं। आपका रक्षा चाहे वो एलपीजी पे चलता है लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो बढ़ा देते हैं। सर हम कपड़ा मार्केट से खरीदने जाते हैं वो कीमत कहते बढ़ा हैं देते हैं। आप किसी जगह चले जाए, जब पेट्रोल कम हुआ है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की अपनी रेट कायम करने की जिम्मेदारी है। ये हम महंगाई करते थे, मुर्गी 300 रुपये के नीचे आ गई, टमाटर आज 50 रुपये में रुल रहा है। ऐसे ही है। क्योंकि सीजन आ गया ना टमाटर का, इस वक्त रुल रहा है। और जब ये टमाटर 200 रुपये में था तो हमने महंगाई का शोर मचाया क्योंकि टमाटर का सीजन नहीं था। देखिए चीज़ों को आप रियलिस्टिक क्यों नहीं हो जाते हैं? सब लोगों को होना चाहिए। असल में आपके जितना इत्मीनान जो है ना वो मुश्किल है लेके आना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कहते हैं बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बिजली कम इस्तेमाल कर ले। इतना इत्मीनान, अब जिस बंदे के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियां है ना वो आग बगोला हुआ होता है ना, तो ये इस तरह मुस्कुरा सकता है। नहीं क्यों नहीं होता? आप कह रहे हैं अच्छा आपके ख्याल से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है? बड़ी मजे की बात है। लेकिन आमिर भाई आमना की फीस में 150% इजाफा हो गया परसों, और मुझे वो आमना ने लिखा कि फीस में 150% इजाफा, उसने साथ भेजा। तो मैंने उसको नीचे क्या लिखा, मैं कहा मुबारक हो। उसने आगे से लिखा खैर मुबारक, वो व्हाट्सएप पे चैट कहते खैर मुबारक। बाद में मुझे आपने मुबारक को कहा, मैंने कहा बच्चे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, फीस दे दी जाएगी। यानी आप ऐसे ही हैं? नहीं कल मैं चला गया स्कूल, भाई ऐसे ही है। कल उसके स्कूल चला गया, कल मैंने जाकर पूछा, मैंने कहा जी 150% तो इजाफा नहीं होता ना किसी भी स्कूल के अंदर। उन्होंने शायद उन्होंने मीटिंग की, आज सुबह उनका फोन आया, उनका जी हमसे गलती हो गई, 15% इजाफा करना था, 150% हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप ये कुछ भी होता है? मैंने कुछ नहीं कहा। और वो स्कूल एक लाहौर का बड़ा जाना माना स्कूल है। मैंने फिर भी ये कुछ भी होता वो है? कोई मतलब ऐसा स्कूल नहीं है। उनकी वाइस प्रिंसिपल को कुछ नहीं कहा जिनका फोन आया था। मैंने उनको कहा जी बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने इस बात को रियलाइज़ किया। कल मैं आपसे मिलने आया था और आपने मेरी बात सुन ली। कहते जी हाँ वो हमसे कैलकुलेशंस में मिस्टेक है। इतनी बड़ी मिस्टेक, कोई 1% और या शोर मचाने से क्या होना था, मेरा बच्चा भी परेशान होता कि जी ओहो जुल्म करता स्कूल है। उसको क्या समझाया कि तेरा काम नहीं इसको देखना, फीस का काम देखना मेरा है। अच्छी बात है, आप काम उम्मीद भी रहते हैं, सुकून में भी रहते हैं, लेकिन इतना इत्मीनान हर कोई नहीं कर सकता। जिन्होंने 3-3, 4-4 बच्चों की फीसें देनी है, बिजली के बिल देने हैं, फिर उनके लिए ये बड़ा रिलीफ नहीं, ये छोटा रिलीफ होता है। चलिए 15 दिन के लिए एंजॉय कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र कीजिए, अच्छे की उम्मीद रखिए। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। महंगाई की बात हो रही थी तो आ जाते हैं दोबारा से महंगाई की तरफ। ब्रायलर गोश्त 24 रुपये महंगा, मटन बीफ के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस, हमेशा ब्रायलर की बात होती है, होता उसमें भी चेक एंड बैलेंस नहीं। जब आप दुकानों पे जाओ, डिफरेंट इलाकों में जाओ तो रेट डिफरेंट होते हैं। आमिर भाई देखें ये बड़ा मसला है, सही आपने पॉइंट आउट भी सही किया कि ब्रायलर का तो एक रेट चलता है, नहीं होता हर इलाके नहीं वो ब्रायलर नहीं ब्रायलर का रेट चल जाता है। इलाकों में भी डिफरेंट होता है, मान ले आप पोश इलाकों में चले जाएं, हो सकता है पोश इलाकों में इतना फर्क नहीं होता, इतना फर्क नहीं होता। जो सरकारी रेट है ना उसमें ब्रायलर बिक रहा होता है, लेकिन जो चीज़ नहीं बिकती है वो मटन और बीफ है, और उस पर कभी किसी ने और इस पर नहीं किया। हालांकि अगर आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट आते रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो ब्रायलर से 1000 गुना अच्छा मुझे लगता है वो शायद इसलिए नहीं होता, ज्यादा लोग खरीदते नहीं है, ज्यादा लोग नहीं बहुत ज्यादा बहुत खरीदते हैं। गली मोहल्ले में दुकानें हैं, मुझे बताएं, लेकिन कंट्रोल किसी का नहीं है। उन्होंने रेट भी उस तरह से अवेजा ना रेट अवेजा हो या ना हो, वैसे तो करते नहीं है अवेजा। अच्छा, लेकिन वो रोज के रोज अपना रेट निकालते हैं। यानी आज क्योंकि अब ईद आने में 1 माह तकरीबन रह गया, बाकी 1 माह चंद दिन बाकी, अब महंगा होना शुरू हो गया मटन भी और बीफ भी, क्योंकि मार्केट में जानवर नहीं आएगा, जानवर बिकेगा ईद पे। अब वो उनको क्योंकि महंगा मिलेगा तो गवर्नमेंट ने अगर रेट निकाला है, लेट से मटन का इस वक्त 1800 रुपया शायद यही है, इसी तरह तो वो निकालेंगे, उसका रेट इस वक्त 2700 रुपया। 2700। अब मुझे बताएं ये 1800 और 2700 में 900 रुपये का फ़र्क है। कौन सी गवर्नमेंट है जो इस पर इम्प्लीमेंट कराएगी? जो दुकानों पे मार्केटों में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जाती हैं, क्या किसी गोश्त वाली दुकान में जाते हैं जो पानी भर के गोश्त भी बेच रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं, और वेरी करता है इनका रेट टू रेट वेरी करता है। मेरे ही सब्ज़ाजार के अंदर, सब्ज़ाजार मेरे साथ वाली आबादी है,
वहाँ पे मैं आपको 1560 रुपए किलो का गोश्त मटन का, और उसी लेकिन आमिर सब्जा भाई फिर जार वो से होगा भी तो उसी सब्जाजार से मैं मटन का गोश्त लेता हूँ, वो आपको 2600 रुपए में मिलेगा। ये अब मुझे 1500 बताएं वाला इसमें कौन इसमें सा क्या गोश्त फ़र्क होता है? हाँ। तो कौन सी बॉडी है जो इसको चेक करेगी कि भाई ये 1560 बेच रहा है, ये 2600 बेच रहा है। डिफरेंस क्या है? मुझे तो पता है डिफरेंस का, तो क्या लोगों के हिफ़्ज़ान सेहत के साथ खेलने वालों के लिए जो बचाने वाले हैं उनको पता है इस डिफरेंस का कि 2600 और 1550 रुपये वाला गोश्त जो है इसमें फ़र्क क्या होएगा? पानी, बिल्कुल। गोश्त में पानी दिया होगा और वो खुद अंदर दुकानों के अंदर ज़िबा हुआ होगा, वो वहाँ से लेके नहीं Slaughter आएंगे, house से नहीं स्टैम्प नहीं हुआ स्टैम्प नहीं हुआ होगा। इस पे आमिर भाई जो एक चीज़ सबसे पहले इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो ये थी कि जो सरकारी स्लाटर हाउस है जो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शाहपुर कांजरा में बनाया गया था ईरान के ताउन के साथ, उसको बाकायदा तौर पे फाल किया जाता, वहाँ से जानवर ज़िबा हो के स्टैम्प जानवर के मार्केट के बगैर, जो स्टैम्प जानवर है हाँ, उसके ये बगैर होता है नाम गोश्त माजी में आता। हसन, वो स्टैम्प पर्पल सी एक लगी होती आज है। भी है, जहाँ से मैं गोश्त लेता हूँ मैं बता रहा हूँ वहाँ स्टैम्प वाला गोश्त लेता लेकिन अच्छा। आमिर भाई हूँ। उसमें मैं वो भी टैग लगा होता है, अब तो टैग टैग लगा लगता होता है, अब टैग exactly। लगता है और उसका उसके ऊपर वो भी होता है, वो उसका कोड कोड भी और उसका वजन भी अच्छा। होता है उसका उसके वजन ऊपर, भी उस होता है टैग लिखा। के ऊपर वजन भी लिखा होता है। मैं तो वहीं से लेता हूँ। इसमें ये है कि जब तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ये नहीं करते मार्केट कमेटी, आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, ये आज तक सब्जी की कीमत जो सरकारी रेट है उस पर नहीं कर सके, तो ये तो फिर बीफ और मटन है जो इस पे गवर्नमेंट को इस चीज़ पे जो है ना वो कानून साजी करनी चाहिए सबसे पहले, कि जो भी इस तरह के कामों में मुलव्वस है, चाहे वो सरकारी अफसरान ही देखो क्यों भाई नहीं है। प्योर प्रोटीन है, मुझे ये Pure बताया चले protein गवर्नमेंट सारी चीज़ों को छोड़ दे। आज के अखबार में ही पेज 2 के ऊपर एक खबर है बिल्कुल। कि चिकन जो है वो 300 रुपये नीचे आया है। हाँ जी। मुझे बताएं ये जो रेस्टोरेंट्स कढ़ाई वाले बनाने हैं। वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, ये किसी ने भी बारबेक्यू नहीं। बनाने वाले हैं, किसी एक ने किसी चीज़ का रेट कम किया है? किसी ने भी नहीं। बिल्कुल किसने नहीं चेक किया। करना था? ये गवर्नमेंट ने चेक करना होता है भाई, सरकार है, डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं जो नहीं आए हैं। और इसमें एक और बड़ी वो चीज़ है कि जितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ना, उनके अंदर तो कोई जाते हुए भी लोग डरते हैं, बिल्कुल ये ऐसे। सरकारी जितने भी मुलाजमीन हैं। तो इस चीज़ को देखना होगा। इस चीज़ को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जो मर्जी कर लें। क्योंकि ये उतार चढ़ाव जितना मर्जी भी होता रहे, आपको जो रेस्टोरेंट्स हैं, इवन ये जो बारबेक्यू वाले हैं, यहाँ पर आपको रेट में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। तो ये इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम को रिलीफ दिलवाएं। बाकी ये चीज़ें खरीदते हुए प्लीज़ बहुत ज़्यादा गौर से ये चीज़ें लें, क्योंकि हम क्लिंटन मार्केट के हालात तो आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। इसी तरह बीफ और मटन का केस भी होता है, तो बड़े एहतियात के साथ ये चीज़ें लें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, 13,000 स्कूल आउटसोर्स और असातिज़ा की 50,000 असामियाँ ख़त्म होंगी। मुझे खबर थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है कि क्या होने जा रहा है ये हसन। इसमें जो खबर के मुताबिक जो अगर हम देखें तो इसमें जो खाली असामियाँ हैं उनको पुर करने की बजाय उनको ख़त्म करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। आगे ही जो हमारा तालीमी निज़ाम है, वो आमिर भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके हालात क्या हैं। आप अपने सरकारी स्कूल्स के आज भी हालात देख लें कि वहाँ पे लाहौर शहर में आपको इर्द गिर्द में ऐसे स्कूल मिलेंगे कि जहाँ पे बैठने के लिए आज भी फर्नीचर मौजूद नहीं है, वॉशरूम, पीने का साफ पानी, पीने का साफ पानी नहीं है, गर्मी में नहीं मैसर ठीक है। तो हम करने क्या जा रहे हैं अपने तालीमी निज़ाम के साथ, बजाय इसके कि हम इसको किसी तरह बेहतर करें, हम इसको मज़ीद ख़राब करने जा रहे हैं। हम जो टीचर्स भर्ती करने की बजाय, उनको लाने की बजाय हम ये ख़त्म कर रहे हैं, और इससे नुकसान क्या होगा? जिन्होंने ये फैसला किया है उन्होंने किसी मंतक के तहत ही किया होगा। मरियम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब किया गया है। सीएम साहिबा की सदारत में हुआ इजलास, इसीलिए अच्छा हुआ, इसीलिए अच्छा हुआ, इसीलिए अच्छा हुआ और वक्ती फैसले हो गया। और मैं अच्छा बड़ा बता खुश देना हूँ, क्या है खुश इसमें। हूँ इस सारे प्रोसीजर से भी। और जो हसन बात कर रहे हैं, मैं पहले तो उसकी तईद करता हूँ कि सरकारी स्कूलों में, और फिर आपने भी उसकी तईद की कि उसमें वॉशरूम्स नहीं है, बाकी चीज़, इसीलिए इसको आउटसोर्स किया जा रहा है। पहली बात खबर पढ़ के मैं भी डर गया। हाँ, परेशान। मैंने कहा यार 50,000 असामियाँ ख़त्म कर रहे हैं, और नहीं भाई, ये 50,000 असामियाँ पुर कर रहे हैं। किस तरह से? जो स्कूल आउटसोर्स करेंगे उनके 45,000 टीचर्स को इन खाली असामियों पे लेके जाएंगे, इसलिए ये असामियाँ जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, या जब उसमें पूर हो जाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम स्कूल्स के अंदर लैब्स बनाना चाहते हैं, हम स्कूल्स के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं
वो लाना चाहते हैं। आज हालत ज़ार ये है कि इसी अखबार की एक खबर है और बड़ी दिलचस्प खबर है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि मरियम बेहतर काम कर रही है। तो ख़ुद बेहतर है, एक काम भी बेहतर करती है। आमिर भाई, अच्छा चले हंसते रहे। 70 स्कूलों के हेड टीचर ड्यूटी से गैर हाजिर। ये अचानक से पता किया गया कि ये लाहौर शहर की, सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ, ये कोई दूर दराज इलाके की, कोई राजनपुर की और कोई मैं कच्चे के इलाके की बात नहीं कर रहा। 70 हेड मास्टर बगैर बताए छुट्टी पे थे। ये हेड मास्टर की बात, और जो हेड मास्टर बताए बगैर छुट्टी पे थे उनके नीचे टीचर्स कितने छुट्टी पे होंगे, इस पूरी खबर के अंदर। और टीचर कितने जो स्कूल में है वो क्लासरूम में जा भी रहे हैं कि नहीं। अब देखें, इसी जो आपने मेन खबर आपने जो 13,000 स्कूलों वाली इस पूरी खबर को पढ़े तो बड़ा दिलचस्प इंकशाफात है। इस पर तो लिखना चाहिए वैसे कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां 9 बच्चों पर एक टीचर है और कई स्कूल ऐसे हैं जहां 300 बच्चों पर एक टीचर है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मिनिस्टर ने फिर ठीक किया ना, उसने कहा इसको तो भाई रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, रियल सिचुएशन क्या है, 300 पर एक टीचर क्यों है, और जो 9 बच्चों पर एक टीचर है वहां से स्कूल से बच्चे टीचर को उठाएं, उसको शिफ्ट करें उसमें, ताकि उसको भी 150 बच्चा मिले, उसको भी 150 बच्चा मिले। सही। वहां पे आप 4 टीचर से काम चला लें। आज तक किसी ने इस बात पर काम ही नहीं किया था और टीचर्स मुफ्त की खा रहे हैं, मुफ्त की। कभी वो चले जाते हैं जी वो इलेक्शन ड्यूटीज पे। पहले तो गवर्नमेंट को ये भी डांटना चाहिए कि ये काम तो गलत है भाई, आप उनको पोलियो के कतरे पिलाने पे और इलेक्शन ड्यूटीज पे क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल। उनको सिर्फ पढ़ाने का काम करना चाहिए और उस उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो बगैर बताए छुट्टियां करते हैं हेडमास्टर, इसी अखबार की खबर है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी उनके खिलाफ 70 आप बताएं 70 सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर गायब थे, गायब है वो। बिल्कुल। और कितने नहीं होंगे टीचर उसमें आप छापा मार के देख ले किसी जो सरकारी स्कूलों की आप हालत बता रहे हो, जो आप बता रहे हो, या यही है। एक निगरान वजीर आला साहब ने इबादत रोड स्कूल वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट खराब, और ये लाहौर शहर की बात, मैं फिर दोबारा कहता हूँ ये कच्चे का इलाका नहीं है। और पायलट स्कूल जैसा स्कूल हम कहते थे कोई है ही नहीं, वहाँ से अपनी ग्राउंड है उसकी खुली है, उसके दरख्त हैं और पता नहीं क्या क्या है, वहाँ परिंदे चाहते हैं, हम तो बड़ा आइडलाइज किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। इन सरकारी स्कूलों की हालत आउटसोर्स करने से बेहतर होगी। और जो इसमें आपका खदशा था ना कि फीस बढ़ जाएगी, हाँ, मुझे ये लग रहा है ये नहीं बढ़ेगी, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बन जाएंगे, रहेंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट। चलें, अल्लाह करे बेहतरी की तरफ आए, आम लोगों को भी रिलीफ मिले, थोड़ा सा सुकून मिले, अच्छा तालीमी निज़ाम होगा तो आपके आने वाले जो कौम के मेहमान है वो बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आ जाए। गर्मी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा और जैसे जैसे इजाफा होता चला जाएगा लोड शेडिंग भी बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मतवातर बिजली की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। हर रोज़ आपको पता चलता है इतने का यूनिट हो गया, इतने का यूनिट हो गया। ऐसे में अब लोग क्या कर रहे हैं कि परेशानी से बचने के लिए अपने आप को तंग संग करके कर्जे उठाकर लोगों की प्रेफरेंस ये है कि हम सोलर पैनल लगवा लें। अच्छा जी, अब सोलर पैनल अगर आप लगवा रहे हैं तो पिछले दिनों आप खबरें गर्दिश कर रही थी कि सोलर पैनल की कीमतों में जो है वो कमी हो गई है। अभी हमारे रिपोर्टर शाहिद सिप्टा ने अभी कुछ ही देर पहले खबर हमारे साथ जो शेयर की है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं जी, कीमतों में इजाफा भी होना शुरू हो गया है। 7 से 15 किलोवाट सिस्टम में 25 से 50 हज़ार रुपए का इजाफा हो गया। ये अभी कुछ 1 मिनट पहले खबर शेयर की है ग्रुप में, वो मैंने आपको बता दी है। सो कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब आसान तो कुछ नहीं है। अब वो लोग जो कि सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं, लगवा चुके हैं, उसको भी आपको इस्तेमाल करने का एक तरीका होना है ना। सोलर पैनल अगर आपने लगवा लिया तो आप कैसे उसको आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, मैक्सिमम लोगों का घर अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5, 4, 6 मरले के घर में रहते हैं। अगर आपका घर इतना है तो आपको कितना सोलर पैनल कितने वॉट का लगवाना है, फिर उसको आपने एफिशिएंटली इस्तेमाल उसका कैसे करना है कि आप प्रॉपर तरीके से वो जो बिजली बचा लें उसको रात को इस्तेमाल आपने करना है। फिर वो जो हाइब्रिड बैटरियां लगाई जाती हैं उनका क्या रोल होता है, वो किस तरह से आपको जो है सहूलत दे सकती हैं। फिर अगर आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं तो कितना ज़रूरी है कि आप 1-2 जगह चले जाएं मार्केट में, क्वालिटी भी देखें, क्योंकि जब आपने चीज़ इतनी महंगी इतने पैसे लगाने हैं तो फिर आपका बनता तो है कि आप अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करके किसी पर मुकम्मल तौर पर फिर इत्तेमाद करके जो है
आप सोलर पैनल लगवाएं। अच्छा, अब क्या सोलर प्लेट्स जो होती हैं उनकी क्वालिटी भी होती है, उनको लगाने का भी प्रॉपर तरीका होता है, वो भी मैटर करता है कि आपने उसको लगवाना किस तरह है। ये तमाम चीज़ें हम आज के शो में आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं या लगवा चुके हैं तो उसके इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कुछ सोलर में इजाफे के हवाले से भी बात करनी है। सोलर पैनल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए वो भी। अब सारा दिन अगर आप एसी भी चला रहे हैं, पंखे भी चला रहे हैं, लाइट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अब रात के लिए आपने किस तरह से जो है वो गुजारा करना है, क्योंकि रात के टाइम तो सूरज की रोशनी नहीं होगी, तो फिर आप किस तरह से जो है वो मैनेज करेंगे। मोहम्मद अली साहब एनर्जी कंसल्टेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, जैसे तैसे सोलर लगवा तो रहे हैं। अब मुझे बता दें कि इसकी अफादियत क्या है। अब आपने लेट्स सपोज सोलर लगवा लिया तो आपने अब उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल कैसे करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, सोलर जो है ना, पहले कुछ अर्सा पहले एक लग्जरी थी, लेकिन अब नेसेसिटी बनती जा रही है। अब तो ये ज़रूरत बनती जा रही है। सोलर जो है अगर आपने लगवाना है तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कंजम्पशन क्या है। जैसे आपने 5 मरले 10 मरले घर की बात की है, आप किसी 10 मरले के घर की कंजम्पशन 200 यूनिट भी हो सकती है, 300 यूनिट भी हो सकती है। किसी 5 मरले के घर की कंजम्पशन जो है वो 400 यूनिट भी हो सकती है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंजम्पशन क्या है। और अगर आपने सोलर लगवाना है तो आप अपने यूटिलिटी बिल को देखें और आप देखें कि आपके एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं पूरे साल के वो कितने बनते हैं, क्योंकि आपकी जो कंजम्पशन है उसी को पूरा करने के लिए आप सोलर लगा लें। आप इट्स बेटर कि आप उसे 20-30% ऊपर चले जाएं, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो प्लस माइनस चलती रहती है। और ख़ास तौर पे जो अब गैस का बहरान है, अब लोगों को अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी कुकिंग के लिए या हीटिंग पर्पसेस के लिए, तो इसलिए अगर उसको थोड़ा सा आप सरप्लस भी रख के लगा लें तो इट वुड बी बेटर। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कंजम्पशन क्या है, उसके हिसाब से आप उसको लगाएं, क्योंकि जो एनर्जी है उसको आप ट्रांसलेट करके तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सोलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 10 यूनिट आप रोज़ के यूज़ करते हैं तो ये सिंपल मैथ है कि महीने के 300 यूनिट बन गए। ठीक है, अब डेली का 10 यूनिट जो है, आपको 10 यूनिट के लिए आपके लिए 3-4 किलोवाट का सिस्टम इनफ है। तो इसीलिए फिर आप वो मैथ से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो दिस इज़ हाउ यू कैन आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बता दें, मैटर कितनी करती है क्वालिटी, क्योंकि अब वो लोग जो कि प्लानिंग कर रहे हैं, बिजली महंगी होने से तो हर कोई परेशान है, बहुत सारे लोग अब प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने सोलर लगवाना है। तो अगर आप सोलर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिटी आपने खुद ही बता दी है। और क्वालिटी इससे इस तरह है कि जो सोलर पैनल है ना, ख़ास तौर पे आप अगर वो आपके सामने पड़ा हो तो आप उसे देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसकी क्वालिटी क्या है। यू कैन नेवर टेल, इवन आई कैन नॉट टेल, इसलिए कि वो 10-10 साल चले हुए पैनल्स बिल्कुल ठीक लग रहे होते। अच्छा, यानी यूज्ड भी दे देते हैं आपको? यूज भी दे देते हैं। ठीक है। और बिल्कुल ये सारा चलता है सिलसिला। तो उसके तरीक़ाकार 2 तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप उस पैनल को कहीं से टेस्ट करवाएं, ठीक है, लैब से टेस्ट करवाएं, और उसमें डिफरेंट आईसी के टेस्ट होते हैं। जैसे एक मशीन तो बिल्कुल वो एक्सरे की तरह होती है, जिसको ईएल टेस्ट हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट होता है। आप उसकी स्नैप लेते हैं तो आपको वो बिल्कुल एक्सरे की तरह नज़र आ जाता है कि ये पैनल जो है वो कहाँ कहाँ उसकी डिफॉर्मिटीज़ हैं, कहाँ पे वो ख़राब है सारा। तो ये टेस्ट इस तरह के होते हैं और मुतअद्दद टेस्ट हैं। बट ये जो टेस्ट हैं वो आम यूज़र शायद नहीं करवा सकता ना, इसलिए कि वो टेस्ट की एक फ़ी है, फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन है। तो उसका जो सबसे आसान टेस्ट है, ये जो दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपका सिस्टम लग चुका है, आपको पता है कि आपने सिस्टम कितने किलोवाट का लगाया है, और उसके हिसाब से आप देख लें कि आपकी पर डे यूनिट जनरेशन क्या है। आपकी अगर लेट्स से कि जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपने 3 किलोवाट का सिस्टम या 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और आपकी एवरेज यूनिट आजकल में अगर 5 यूनिट जनरेट हो रहे हैं तो आपको 20 यूनिट मिलने चाहिए। अगर सनलाइट ठीक है, स्मोक नहीं है, बादल नहीं है, तो आपको 20 यूनिट एक दिन में मिलने चाहिए। सही। अगर वो नहीं मिल रहे तो इसका मतलब कि आपके सिस्टम में कहीं तो खराबी है। कहीं तो खराबी। तो आपकी या तो फिर इन्वर्टर मोस्टली उसमें ये इस तरह की क्वालिटी इशू उस तरह के नहीं होते हैं, पैनल्स में ज़्यादा होते हैं। यानी पैनल्स में अगर उनके एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है या कोई आउटपुट का ज़्यादा मसला है तो वो
आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अगर आपने अब जिन लोगों ने सोलर लगवा लिया है, तो उसको बेहतरीन इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या है? अब अगर हम सारा दिन खूब बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें पता है बिल तो आना ही नहीं है, आपने घर में मशीन भी लगा ली, आपकी आयरन भी चल रही है, कपड़े इस्त्री भी हो रहे हैं, लाइटें भी चल रही हैं, AC भी चल रही हैं, सो क्या ये तरीक़ेकार ठीक होता है? देखें, ये तरीक़ाकार तो किसी भी सूरत ठीक नहीं है। आप यानी ऑप्टिमाइजेशन है जो हमारा मुल्क में वैसे ही बिजली का मसला है, तो आप ये तरीक़ाकार तो ठीक नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए अब आपको इन हमें है ना चीज़ों कि को। पहले तो होता था जिस कमरे से निकले लाइट पंखा फौरन बंद करके निकले, अब क्या बिल आना है कोई इसका? आप अच्छा, जाके वैसे ये टेंडेंसी बिल्कुल आपने ठीक की है। जिन लोगों ने सोलर लगाए हैं ना, वो ज़रा थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं और उनकी जो हैबिट्स हैं वो इस तरफ जा रही हैं। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इसको उस तरफ ना लेके जाएं। आपने अपने सिस्टम को बेस्ट कैसे चलाना है, आपका ये क्वेश्चन था। उसमें हर चीज़ का अपना एक पैरामीटर है। जैसे सोलर प्लेट्स हैं, आपने सोलर प्लेट्स लगाई हैं, क्लीनिंग आपको तो करनी है उसकी, क्योंकि अगर आपके पैनल्स पे डस्ट आ गई है, उसकी लेयर उस पर आ गई है, तो 20 से 30% तक भी एफिशिएंसी ड्रॉप कर जाती है। तो इसलिए आप डिपेंड करता है कि आप कौन से इलाके में रहते हैं। जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे शायद क्लीनिंग आपको थोड़ी फ्रीक्वेंट करनी पड़ेगी। फिर इसमें जो सोलर प्लेट का एंगल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानती हैं कि जो सूरज है वो पूरा साल अपनी पोजीशन चेंज करता है। यानी सूरज तो नहीं करता, वो अर्थ का जो टिल्ट है तो वो राउंड द सन वो चलती है, तो वो उसमें सूरज का एंगल चेंज हो जाता है। यानी कि सर्दियों में सूरज साउथ की तरफ फील होता है और गर्मियों में सूरज नॉर्थ की तरफ आ जाता है। तो आपको बेस्ट यूजेज के लिए आपके जो प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली सन को फेस करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको अगर कर सकें आप, तो आप साल में कम से कम 2 दफ़ा अपना एंगल सेट करवा लें। सर्दियों में फेसिंग साउथ और गर्मियों में फेसिंग नॉर्थ। और इसके लिए फिर आपको जो स्ट्रक्चर आप लगाएं वो एडजस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अब मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं तो वो फिक्स्ड हैं, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो इसलिए जो एंगल है उसको आप वेरी करवा के अपनी जनरेशन को ठीक कर सकते हैं। ये तो पीवी का है। बाकी वायर्स आप अच्छी क्वालिटी की लेके आप लगाएं ताकि जो पावर वेस्टेज है वो कम हो। इन्वर्टर में काफ़ी इशू है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। यानी कि इन्वर्टर में काफ़ी ग्रिड पैरामीटर्स होते हैं जिसको ग्रिड कोड बोलते हैं। उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, अपर लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी की अपर लो लिमिट जो है वो सारी सेट हुई होती है। आजकल देखने में ये आ रहा है कि चूँकि सोलर पावर बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो जो ग्रिड वोल्टेज है ना वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। यानी 240-245 वोल्ट इस वक्त कॉमन है। अगर आपके इन्वर्टर की अपर सेटिंग 240 पे सेट हुई भी है तो इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, जब ग्रिड का वोल्टेज ऊपर जाएगा तो इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। आपको लगेगा कि वो इन्वर्टर बिल्कुल ठीक चल रहा है सब, लेकिन वो जीरो यूनिट जनरेट कर रहा होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दूसरा ये कि जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी है वो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है विद प्लस माइनस 5% टॉलरेंस या 1% टॉलरेंस। अगर ग्रिड फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी आजकल वेरी कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको अब यूज़र्स को इतनी अवेयरनेस मेरे ख्याल अब करनी पड़ेगी। जो बैटरीज़ हैं वो उनका ऑप्टिमल यूज़ आप करें। आप बहुत बड़ा बैटरी बैंक ना लगाएं, इसलिए कि आप अपना। अच्छा, अब मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। दिन में तो आपने यूज़ कर ली, अगर रात को लाइट चली गई है लेट्स सपोज, तो आपके पास ऑप्शन क्या रह जाती है? देखें, ऑप्शन ये बैटरीज़ की तो है, बट आप बैटरीज़ पे सारा लोड ना डालें। अब टेंडेंसी ये है कि पूरा घर बैटरियों पे चल रहा होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिर्फ एसेंशियल लोड जो है वो बैटरी पे डालें, क्योंकि बैटरी की अपनी कॉस्ट भी तो है। आपको 2 साल बाद बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं, तो वो कॉस्ट भी तो है। और बैटरी का जो यूनिट होता है ना वो सबसे महंगा होता है। अच्छा। वो सबसे महंगा पड़ता है आपको। अगर आपको आम यूनिट 50-60 रुपये पड़ता है, तो बैटरी का यूनिट आपको 100 से ऊपर का पड़ता है, क्योंकि बैटरी इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। आप उसको जो हमारा जनरली ये ख्याल है कि बैटरी में जो एनर्जी हमने डाली वही हमने निकाली, बट ऐसा नहीं होता। आपने बैटरी में आप 2 यूनिट डालते हैं और 1.25 यूनिट निकालते हैं, तो वो इट्स इनएफिशिएंट। तो आप अपना मिनिमल लोड जो एसेंशियल लोड है सिर्फ वो डालें बैटरी में, और बैटरी का साइज छोटा करें। सब बैटरी का साइज छोटा रखें। हम ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। आप हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से जिन्होंने सोलर पैनल लगवाए हैं, लगवाने का प्लान कर रहे हैं। सो एक दफ़ा आपने सोलर पैनल लगवा लिए, अब ये लाइफ लॉन्ग चलेंगे? अगर लाइफ लॉन्ग चलाना चाहते हैं तो उनकी केयर क्या है? मतलब आप बारिश भी होती है, ये यहाँ पर वेदर चेंज बड़ा होता है और इसके साथ साथ कुछ लोगों का तो रिवाज ही नहीं है कि छत पे जाकर कभी देख लें पानी खड़ा है क्या है, तो ये क्या चीज़ें हमने देखनी है? जी देखें, इसमें जो सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम पूरा एक इक्विपमेंट ही है। इट्स एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और जैसे हर इक्विपमेंट की आप केयर करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, आप एक प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस से चलें तो दे विल गो वेरी फार। यानी जो पैनल्स हैं उनकी जनरली जो लाइफ क्लेम की जाती है वो 20 से 25 इयर्स तक की जाती है। उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि हर साल उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डिग्रेड करती है, उसमें वो मेंशन्ड होता है। अब आजकल वो मैं अभी आपका देख भी रहा था कि वो पी और एन टाइप पैनल्स हैं जिसमें उनकी जो डिग्रेडेशन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। यानी पी टाइप जो थे वो बड़ी जल्दी डिटीरियरेट करते थे, लेकिन जो एन टाइप वाले हैं उनकी डिग्रेडेशन बहुत थोड़ी है। अच्छा, तो एक तो उनकी तो ये लाइफ इस तरह है, बट हैविंग सेड दैट ये ऐसा नहीं है कि वो अब 20-25 साल चलेंगे। अगर आपने उनकी केयर नहीं की है तो दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग, दे मतलब वो नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसकी क्लीनिंग करनी है तो, और आप गर्मियों में पूरे 12 बजे छत पे पहुंच के क्लीनिंग शुरू कर देते हैं व्हेन दे आर वेरी हॉट, डोंट डू दैट, इसलिए कि वो इट विल डेवलप क्रैक्स, उनमें तो क्रैक्स आ जाएंगे। सही। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो आप यानी आप वो सारे, जब आप उस सिस्टम को ख़रीद रहे हैं तो उसकी प्रिकॉशंस को भी सेलर से आप जानें कि हम इसको किस टाइम पे क्लीन करें और कितना फ्रीक्वेंट क्लीन करें और किस चीज़ से क्लीन करें। क्या इसके लिए एक्सपर्ट्स भी आप उनकी खिदमत भी ले सकते हैं? चलें आप खुद अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो देखें, बिल्कुल आप ये जो अब चीज़ शुरू हो गई है, यानी ये एज अ सर्विस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एज अ सर्विस इस चीज़ को देना शुरू हो गए हैं। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। सेकेंडली आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इससे कोई ख़तरात भी लाहक होते हैं कि इससे आपने अगर क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो कुछ आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कोई करंट लगने का खदशा, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं? जी जी बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी से रिलेटेड। इट इज़ जनरली रिकमेंडेड कि जब आप उसे क्लीन कर रहे हो तो आपने उसको सिस्टम को सेफ स्टेट में लेके गए हों, उसके बगैर और प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए। हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, अर्थिंग हम बस नहीं करवाते, और चूँकि हर चीज़ की ना एक कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे मैंने कहीं पे ऐसा नहीं देखा कि अर्थिंग हो रही है और फिर उसको बाद में टेस्ट किया जाए। एक इक्विपमेंट होता है, उसको बोलते हैं मैगर मीटर, वो सॉरी मैगर नहीं, ये अर्थ रेजिस्टेंस मीटर। वो अर्थ रेजिस्टेंस मीटर जो होता है वो ये चेक करता है कि जो आपकी अर्थिंग है वो कितनी अच्छी हुई है। तो यहाँ पे तो मेनली बस वो करके उसको फिट करके और उसको अर्थिंग करके तो ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी चाहिए। और इन्वर्टर्स की बहुत बड़ी केयर है अगर वो हाइब्रिड टाइप हैं जिनमें फोर्स्ड कूलिंग है। फोर्स्ड कूलिंग मतलब कि अगर उनके वो पंखे लगे हुए हैं तो उसमें आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली उनके फ़िल्टर्स को साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप उनके फ़िल्टर्स को क्लीन नहीं करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, और वो गर्म होने के बाद उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो डीरेट कर देते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग चीज़ें सिर्फ तब चल सकती हैं जब आप इनकी प्रॉपर और पीरियोडिक केयर करें। मुझे ये बता दीजिएगा सोलर पेंट क्या है? सोलर पेंट जो है वो अब एक नई टेक्नोलॉजी, खैर यहाँ पे नई है, बाहर तो वो नई नहीं है, और इसका जो मेन पर्पस है वो थर्मल इंसुलेशन क्रिएट करना है। इसलिए कि आप अपनी जो अपने कमरे की या किसी जगह की जो कूलिंग है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं ना। एक तो ये कि आप एसी ऑन कर दें और काफ़ी लो टेम्परेचर पे कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आपके जो लॉसेज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हीट, आप उन्हें कम कर दें। यही तरीका ना ठंडा करने का काम। तो जो लॉसेस को हीट करने का एक तरीका ये सोलर पेंट है, जिसमें आपकी ये कोटिंग हो जाती है और इसमें जो उसकी जो हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। दे आर वेरी गुड थर्मल इंसुलेटर्स। एक उसमें टर्मिनोलॉजी होती है म्यू वैल्यू और एक के वैल्यू होती है उनकी ना, आर वैल्यू जो होती है, तो उसमें जो है वो हीट ट्रांसफ़र को रोक लेते हैं। तो आपके जो यू कैन अचीव कूलिंग विद दैट, और आपके एसी पे जो लोड है वो डायरेक्टली कम हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर आपके कमरे में एक खिड़की लगी हुई है ना, तो और खिड़की से धूप आ रही है गर्मियों में, तो आपका थिंक ऑफ इट एज अ हीटर। ठीक है। यानी आप ये सोच लें कि आपने कमरे में एक एसी लगाया हुआ है और एक हीटर भी लगाया हुआ है, तो अब आप उस हीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि वो कितने वॉट का है, तो वो सारी की सारी वॉटेज एसी पे पड़ रही है। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप अपने
चीज़ों को बड़ी मैथमेटिकली, आसानी- हाँ, हाँ आसानी से आपने मैथमेटिकली समझा जी। दिया। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, अब इसमें हर जगह पर जब भी कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो उसमें हम देखते हैं कि एक दूसरा पहलू होता है कि आपको एक माफिया के नाम पे लोग लूटना भी शुरू कर देते हैं। सो इसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह आपको क्या जो है वो लूटा, जैसे कहते हैं कि जी फलां ने तो आपको लूट लिया, तो ये चांसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? देखिए ये चांसेस मोस्टली वहीं पर होते हैं जहाँ पे यूज़र की अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती। अगर आपने अपना सिस्टम लगवाना है, और जाहिर बात है आपने रोज़ रोज़ तो नहीं चेंज करवाना, तो आप पहले उससे अच्छी खासी पहले अवेयरनेस हासिल करें। आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपर्ट, आपकी मतलब मोबाइल इज़ योर एक्सपर्ट, आप नेट पे देखें। और अगर आप इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं तो आप तो उर्दू काफ़ी अच्छे सर्च इंजन आ गए हैं, या फिर आप फिर अगर आप इन दोनों पे भी नहीं कर सकते तो फिर किसी एक्सपर्ट की आप राय ले सकते हैं इसके ऊपर। बट अपनी अवेयरनेस आप ज़्यादा करेंगे। अच्छा, ही तो। ये है कि आप जिस किसी ने लगवा लिया आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन, उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, तो फिर आप लगवा सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, बट डोंट गेट बाइस्ड, इसलिए कि पीपल विल इंस्टॉल एंड विल से कि जी हमने लगाया तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो यू डोंट गेट बाइस्ड ऑन दैट। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो ये है कि आप अपनी एनर्जी कंजम्पशन को लो करें विद द सेम कंफर्ट लेवल। अगर आप सोलर पे भी हैं तो? अगर आप सोलर पे हैं या नहीं भी हैं, यानी ठीक कि है। अगर आप दोनों सूरतों में आपको एनर्जी एफिशिएंसी तो करनी ही चाहिए। हाँ, आपको मैनेज तो करना है। जो नहीं सोलर लगवा सकते वो क्या करें? दोनों सूरतों में, इसलिए कि अब जो बिजली का रेट हो गया है, ये नाउ दिस विल बिकम द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो अब ये है कि आपकी जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस हैं आप उन्हें यूज़ करें। दो चीज़ें एनर्जी एफिशिएंसी में हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि अपनी इक्विपमेंट की कितनी एफिशिएंसी है, और दूसरा ये होता है कि आप उसे यूज़ कैसे करते हैं। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आपने एक अगर एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन लगा भी लिया है फॉर एग्जांपल, जो कि आजकल 25 से 30 वाट का है सिर्फ, जो BLDC मोटर पे प्रिंसिपल पे बेस करता है, अगर आपने वो लगा भी लिया है तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए तो उसकी स्पीड कम कर दें। आप उसकी स्पीड कम करेंगे तो वो 25 से 5 वाट पे आ जाएगा, 10 वाट पे आ जाएगा। बट लेकिन हमारी टेंडेंसी है कि हमने हर चीज़ फुली ऑन करनी होती है, फ़ैन भी फुल, हर चीज़ फुल। लेकिन तो ये दूसरी चीज़ जो है ना वो आपकी कि आप उसे मैनेज कैसे करें। तो इट्स एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन। फिर उसमें अब तो इन्वर्टर बेस्ड वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, इन्वर्टर बेस्ड एसीज आ गए हैं, और LED बल्ब्स हैं। लेकिन मोहम्मद अली साहब, एकदम से सब कुछ चेंज करना भी तो अब किसी के बस में नहीं ना रहा। जी, उसमें प्रिंसिपल ये होता है, मोस्टली प्रिंसिपल ये होता है कि आप जितनी चेंज के बाद जो आप सेविंग लेके आते हैं ना, उसको आप री इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, वो तो है। तो देन आपको फील नहीं होता, यानी कि आपने जो एनर्जी को लेकिन उसमें अनलेस और अनटिल के बिल की प्राइस हो रहे हैं। लेकिन ये है कि मोस्टली इसका तरीका ये होता है कि जहाँ पे लोग सेविंग अचीव करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 से 30% की सेविंग अचीव करते हैं इन अ ईयर, तो वो उस इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये है कि आप सोलर सिस्टम लगाएं, बट विद नॉट ओनली विद द इंटेंशन कि आपने अपना बिल कम करना है या अपनी प्राइस कम करनी नॉर्मली है। रवैया यही है, बिल से बचना है तो सोलर। लेकिन वही मैं कहने लगा हूँ कि आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपने ये जो हम करंट क्राइसिस में है इसमें आपने एक पानी का ड्रॉप साबित होना है, ये इंटेंशन रखें। फिर आप ये इंटेंशन रखें कि आप ये जो ग्रीन एनर्जी है जिसमें आपके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो कम हो जाए। आप अपनी इंटेंशन इस इंटेंशन से लगवाएं, पॉजिटिव इंटेंशन से लगवाएं, ना कि सिर्फ कि जी बस मेरा फ़ायदा हो जाए और बाकी कोई फ़ायदा ना हो। तो इस इंटेंशन से ये सब चीज़ें जो हैं आप सोचेंगे तो आप अपने साथ साथ आप दूसरों के बारे में भी जो है वो कुछ पॉजिटिव कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम, आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सो हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।